नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। यूजीसी नेट योग प्रश्न पत्र 3 जनवरी 2017 का आज भाग हम 3 करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज का जो प्रश्न है वह ये है कि ध्यान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध प्रभाव पड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं तो उसका हमारे शरीर पर क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है वो हमें बताना है। यहाँ नहीं पढ़ता, इसको ये गलतियाँ होती है अक्सर हमसे जब पढ़ते हैं। पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ता। स्ट्रेस तनाव को घटाता है, बिल्कुल सही है, ये तो घटाता है। रक्तचाप को सामान्य करता है, ये भी ठीक है, रक्तचाप सामान्य करता है। रक्त शर्करा को सामान्य करता है, ये भी ठीक है। ये कार्टिसोल को बढ़ाता है, ये इसमें नहीं है, यानी ये गलत है इसमें, इसलिए सही उत्तर जो इसका बनेगा वह कार्टिसोल को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है, ये इसका रॉन्ग उत्तर है। अब कार्टिसोल को आप थोड़ा समझिए, ये क्योंकि मेडिटेशन जो है ये योग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है अष्टांग योग का, और हमें इसके बारे में थोड़ा समझ में रखना है। अब क्या है कार्टिसोल, इसके समझिए। कार्टिसोल एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। कार्टिसोल को तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। और दूसरा, इसके कार्य क्या क्या रहते हैं। ये शरीर में अलग अलग प्रकार के तनाव को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करता है। शरीर में तनाव बढ़ता है तो उसमें नियंत्रित करने में हेल्पफुल होता है। बीपी को ये कंट्रोल करता है, और ग्लूकोज जो होता है शर्करा के चयापचय को ये बढ़ाता है। अब जब ये सब होता है तो मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मन पर क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है यदि ये बढ़ता है तो। और गहरी श्वास प्रश्वास जब हम करते हैं, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास, तो एब्डोमिनल जो ब्रीदिंग है या डीप ब्रीदिंग है, तो उससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो बढ़ जाता है, जिससे कार्टिसोल का स्राव जो होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव थोड़ा सा हमें करता है। कार्टिसोल हार्मोन अक्सर जो ये सुबह सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा रिलीज़ होता है ये हार्मोन्स, इसलिए हमें सुबह जो है उठ करके मेडिटेशन वगैरह हमें ध्यान करना अच्छा है। इसलिए बताया गया है कि ये हमें शरीर में न बढ़े हार्मोन, और जिससे हमारे शरीर में तनाव न बढ़े। और मेडिटेशन जो है कार्टिसोल का स्तर ये कम करने का कार्य करता है, और सेरोटोनिन को बढ़ाने का कार्य करता है। ये सेरोटोनिन एक अलग हार्मोन है, उसको ये बढ़ाता है, ये ध्यान रखना। और अल्फ़ा थीटा ब्रेन वेव्स से उत्पन्न करती हैं ये, और ये मेडिटेशन जो है अल्फ़ा थीटा ब्रेन वेव्स को भी उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है वह ये है, हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता, इन दोनों में सूत्र जो है उसकी लंबाई कितनी है। अब घेरंड संहिता और हठ योग प्रदीपिका, तो हम देखें पहले हठ योग प्रदीपिका की बात करें तो उसके अंदर दूसरे अध्याय का आप 29वां श्लोक देखेंगे तो उसमें इसके बारे में बताया गया है। और ऐसे घेरंड संहिता के पहले अध्याय के 51 नंबर आप श्लोक संख्या देखिए, तो उसमें बताया गया है कि एक बालिस्त यानी 9 इंच लंबाई सूत्र नेति की होती है, यानी 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखिए। अगला जो प्रश्न है वह ये है, हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नेति किस रोग में लाभकारी है। यहाँ सूत्र नेति का लाभ बताया गया है वो किस में है, और हठ प्रदीपिका जब आया तो इसमें भी ये दूसरे अध्याय का 30 नंबर का आप देखिए श्लोक, उसके अंदर आया है, कपाल शोधिनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रूर्ध्व जात रोगोंधम नेतिराशु निहंति च। पहला तो इन्होंने कहा कपाल शोधनी, यहाँ कपाल शुद्धि लिखा है 2 नंबर वाला, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। इसमें दिव्य दृष्टि प्रदायिनी यानी नेत्र संबंधी विकार को ये ठीक करता है, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी है तो ये 1 नंबर भी ठीक हुआ। जत्रु ऊर्ध्व जात रोगम, यानी जत्रु आपके कंधे से ऊपर का जो भाग है स्केपुला, उससे संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो भी ठीक करता है। और नेतिरासु निहंती, अब यहाँ तक इतना ही, अमल पित्त का कोई इसमें रोल नहीं है, ये यानी ऑप्शन इसमें गलत है।
यानी बाकी जो 3 ऑप्शन है ये आपके सही है। इसी तरह से आपको अगला प्रश्न समझिए, हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई कितनी है। वस्त्र धोती की जो लंबाई बताई गई है वो भी दूसरे अध्याय का यदि आप 24वां श्लोक देखेंगे तो उसके अंदर इसके बारे में बताया, वहाँ लिखा है चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम, ये वहाँ मिलता है। चतुरंगुल यानी 4 अंगुल का चौड़ाई रहे उस वस्त्र का, और हस्त पंचादश यानी 15 हाथ लंबा रहे। अब 15 हाथ लंबे का मतलब इतना ही है कि यहाँ पर 22.5 फुट लगभग ये बताया 3 नंबर वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। इसका आपने ध्यान रखना है, यानी 15 हाथ का लंबाई लगभग 22.5 फुट का बनता है, और ये आप स्मरण रखिए। अगला जो प्रश्न है आपका वह हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम उत्तानासन का लाभ नहीं बताया गया। नहीं बताया गया, वह बताना है। हठ प्रदीपिका में आप पहले अध्याय का 29वां आप श्लोक चेक करेंगे तो उसमें आएगा कि पश्चिम का अर्थ होता है कि पीठ आपका, पश्चिम का अर्थ ही होता है कि आपका पीठ का जो भाग है उसमें सुषुम्ना मार्ग में प्राण वायु का प्रवाह ठीक होना चाहिए। अब यानी कि सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता है, ये बिल्कुल इसमें सही है, बिल्कुल सही है। जब आज्ञा फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आपका सुषुम्ना जो आपका मेरुबोन है, बैकबोन जो है वो स्ट्रेचिंग होता है उसमें, तो उसमें प्राण ऑटोमेटिकली अच्छा प्रॉपर वर्क करने लगता है। अगला है जठराग्नि प्रदीप्त होती है, इन जठराग्नि को बढ़ाता है, ये सही है। और पेट की मध्य जो पतलापन है, मध्य भाग का जो चर्बी है उसको वो कम करता है, वसा को घटाता है, इसलिए ये भी ठीक है। और अम्ल को नहीं कम करता, जिसको एसिडिटी जिसको बनी हुई है वो यदि हम आगे उसको झुकाएंगे तो वो एसिडिटी निकलेगी, तो इसलिए जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनको पश्चिम उत्तानासन नहीं करना। ये हठ योग प्रदीपिका में अलग से इंगित नहीं है, पर ये 3 तो लाभ उसमें बताए गए हैं, और ये चौथा 1 नंबर वाला है ये नहीं बताया गया, इसका ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न आता है कि शिक्षण को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है। आप जब शिक्षण आप कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें प्रभावित कौन कौन से कार्य, इनमें से कौन सा नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखना है। इसमें शिक्षक जो है, अब पढ़ाने के लिए सबसे पहले शिक्षण में शिक्षक चाहिए, ये बिल्कुल सही है। शिक्षण के साथ साथ शिक्षक भी, छात्र भी चाहिए, ये ठीक है। और वातावरण आपका बिल्कुल इन्वायरमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, कक्षा के अंदर माहौल सही रहे, ये सही है। शिक्षक का जो सामाजिक स्तर है वो नहीं देखा जाता आपको प्रभावित शिक्षण के लिए, कि चाहे वो गरीब है या अमीर है, या वो किस से मिलता है या नहीं मिलता, उससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कक्षा के अंदर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपका शिक्षक होना चाहिए, छात्र हैं और वातावरण, इन तीनों के मेल से शिक्षण को प्रभावी हम बना सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपका है वह प्रभाव उत्पादक जो है शिक्षण के लिए योग पाठ योजना कब तैयार किया जाना चाहिए। यदि आप योग का पाठ कर रहे हैं, अब यहाँ ध्यान रखना, योग का पाठ है, यहाँ पर पाठ योजना को तैयार करने की प्रभावशाली बताना। कक्षा से एक सप्ताह पहले यदि कक्षा का आप कार्यक्रम पाठ योजना बनाएंगे तो वो क्या काम नहीं होगा। अब कक्षा से ठीक पहले आपको पाठ योजना बनानी चाहिए क्या, देख लेते हैं। कक्षा से 1-2 दिन पहले, ये भी सही नहीं है। कक्षा में समाप्ति के बाद तो क्या मतलब, है ना। तो अब कक्षा से ठीक पहले जब पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको पाठ में क्या पढ़ाना है तो उसको विषय को थोड़ा सा बांध लिया जाए, तो कक्षा में एक प्रभाव उत्पादक शिक्षण होगा, यानी एक अच्छा, एक इफ़ेक्टिव आपका लेक्चर रहेगा। अगला जो प्रश्न है वह ये है योग के व्यवहारिक शिक्षण। योग का जो व्यवहारिक है उसमें प्रश्न उत्तर सत्र जो रहता है वो कब किया जाना चाहिए, आयोजित कब करें उसमें, है ना। तो कक्षा के प्रारंभ में तो आपका प्रश्न उत्तर कैसे करेंगे, ये भी हमारा सही नहीं रहेगा। यदि कक्षा शुरू हुई है, आपने पढ़ाया भी नहीं है,
तो प्रश्न उत्तर हम नहीं कर सकते। अभ्यास का परिचय देने के तुरंत बाद कर लें क्या? मान लीजिए आप सूर्य नमस्कार करा रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार कराया ही नहीं तो पहले प्रश्न करें तो वो तो सही नहीं है, उत्तर नहीं आएंगे। और अभ्यास परिचय देने यानी जैसे ही सूर्य नमस्कार का परिचय दिया तो उसके बाद नहीं कर सकते, तो कहते हैं पाठ के अंत में करा। यहाँ पाठ नहीं है, ये ध्यान रखना, यहाँ शिक्षण के दौरान है, व्यवहारिक प्रैक्टिकल हो रहा है यहाँ पर। अब आता है समूह अभ्यास के बाद। ये जो अभ्यास शब्द है, जब आप उनको अभ्यास करा देंगे तो उसके बाद आप उनके बारे में पूछ सकते हैं कि आपका ये स्टेप कौन सा है, इसके बारे में जो भी आप प्रश्न शंकाएँ होती हैं तो हम कर सकते हैं। तो समूह अभ्यास के बाद ही व्यवहारिक शिक्षण में प्रश्न उत्तर किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे समूहों के लोग, ये छोटे छोटे विद्यार्थी हैं मान लीजिए, तो समूह के लिए योग का जो शिक्षण रहता है, बैठने में की प्रभावी व्यवस्था बताइए। अर्ध चक्राकार में बैठना चाहिए या वृत्ताकार में? वृत्ताकार में तो पूरा वृत्ति बन जाएगा, तो गोल बना करके। यदि मान लो शिक्षक यहाँ बैठा है तो पास वाले उसको दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल बाजू वाले। और पंक्ति में लंबी में बैठेंगे तो पीछे पीछे वाले उसको दिखाई नहीं देंगे। और स्तंभ में तो होता है बिल्कुल एक आसपास में बैठना, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट जो पद्धति बताई है अर्धवृत्ताकार की। अर्धवृत्ताकार में एक आपने अर्धवृत्त बनाना है ऐसा, और शिक्षक आपके सामने यहाँ बैठेगा सामने, और फिर यहाँ से आप उसको अच्छे से, उसकी दृष्टि यहाँ तक चारों पर गिर रही है, बराबर पीछे नहीं जाती दृष्टि, इसलिए पीछे नहीं बिठाता, वो सामने रखता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो बच्चे छोटे शरारती होते हैं, तो इसलिए उनको अर्ध जो वृत्ताकार में बिठाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला जो प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है वह ये है, महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रमाण बताने हैं। प्राण के बारे में क्या है? अब ये विकल्प इनमें से चुनने हैं, इनमें से अब यदि पातंजल यदि योग दर्शन आपने पढ़ा है तो उसमें से पातंजल योग दर्शन सूत्र जो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है उसमें 4 पाद हैं। 4 पाद के अंदर जो पहला पाद है उसका नाम है समाधि पाद। उसका आप 7वां श्लोक संख्या देखिए, उसके 7वां सूत्र देखेंगे तो उसमें आता है प्रत्यक्षानुमान गमा प्रमाणानि। प्रत्यक्ष है और आपका प्रत्यक्षा अनुमान, दूसरा नंबर का अनुमान है और आगम है। इसलिए ऑप्शन यदि आप उसमें देखेंगे तो ऑप्शन को आपको सेट करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष को आप 2 नंबर को पहले रखेंगे, 1 नंबर को बाद में रखेंगे, प्रत्यक्षा अनुमान और आगम 4, इस तरह से सीक्वेंस रखना है। और अगला इसी के साथ साथ और 3 नंबर लिख देना है, सही नहीं है ऐसा उत्तर इसमें आपको विकल्पों मिलेगा। तो इस तरह से आपके आज के सभी प्रश्न पूर्ण हुए। तो हमने इनके नीचे ऑप्शन नहीं दिए, और ताकि आप अपने दिमाग से, बुद्धि से इनको गैस करें, समझें, और हमारा ये थोड़ा साइज़ भी बना रहे, इसलिए ये इनको नहीं रखा गया। और जैसा भी आपके मन में कोई भी इच्छा हो, जिज्ञासा हो, तो आप पूछिए, और वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट किया करें। धन्यवाद।